ज़ैनब हमेशा से ही चुपचाप और खामोश रहने वाली लड़की थी। वो जब भी मेरे पास सुपारा पढ़ने के लिए आती, उसका रवैया सबसे अलग होता था। गो की उम्र उसकी कम थी, लेकिन बातों से वो बहुत समझदार लगती थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों का रंग हरा था और सब कहते थे कि जब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगी और जो मर्द उसकी ज़िंदगी में आएगा वो बहुत खुश नसीब होगा कि उसे खूबसूरत लड़की नसीब होगी। मैं ज़ैनब को हमेशा ज़्यादा ही नोट करती थी। मैं समझती थी कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी है और बहुत समझदार है। कहीं इसके पीछे कोई ऐसी वैसी वजह तो नहीं जिसको जानकर मुझे अफसोस हो। कहीं इसके माँ बाप उस पर कोई जुल्म तो नहीं करते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी और आज मैंने उसे ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं हैरान रह गई। जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद के साथ ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? मैंने कहा कि निकालो इसे अपने कपड़ों के अंदर से, निकालो निकालो। लेकिन उसने वो चीज़ जब अपने कपड़ों के अंदर से नहीं निकाली और मैंने उसके पेट पर हाथ लगाया तो मैं हैरान रह गई। मैं 2 कदम पीछे जा उछली क्योंकि मेरे सामने बैठी वो कम उम्र लड़की उस वक़्त पूरी मेरा नाम आयशा है। मेरी शादी एक बहुत ही बड़ी उम्र के आदमी से करवा दी गई थी। मैं एक बापर्दा और अच्छे ख़ानदान की लड़की थी। मैंने कुरान हिफ्ज़ा और आलिमा का कोर्स भी किया हुआ था। मुझे लगा था शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। मेरी ज़िंदगी में कोई शख्स आएगा क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। पर मेरे माँ बाप पर बहुत कर्ज था। उन्होंने वो कर्ज उतारने के लिए मेरी शादी करवा दी। मेरे शौहर की उम्र में और मेरी उम्र में पूरे 23 साल का फ़र्क था। मेरा शौहर बूढ़ा था। देखने में दुबला पतला था तो ज़्यादा बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन ये क्या कि उसकी हरकतें भी बहुत ही बुरी थीं। वो हर आती जाती औरत को देखता और अपनी आंखें सेंकता रहता। मेरा इस्लाम और दीन पढ़ने का क्या फ़ायदा कि मैं उसको समझा भी नहीं सकती। कहते हैं कि जब बड़ी उम्र के मर्द को छोटी उम्र की लड़की मिल जाती है तो वो उसका बहुत ख्याल रखता है, उससे बहुत प्यार करता है, उसे अपने हाथ का छाला बना के रखता है। लेकिन यहाँ पर तो ये सिस्टम भी उल्टा था। मेरा शौहर मुझ पर ज़्यादा ही रौब जमाता था, मुझे पाबंदियों में रखता था। ये शुक्र है कि उस पर ससुराल का कोई बोझ नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर की उम्र इतनी थी कि उसके माँ बाप तो इस दुनिया से कब के जा चुके थे और बहन भाई भी अपने अपने जवान बच्चों को लेकर बैठे थे। अब हमें भी रहने के लिए कोई जगह तलाश करनी थी तो हमें एक मुनासिब जगह मिल गई। ये एक अच्छी फैमिली थी। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। उन्होंने कहा कि हमारे घर के ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ आप रह सकते हैं, लेकिन आने जाने का रास्ता एक ही है। उन लोगों ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि वो मेरे शौहर को पहले से जानते थे और उस औरत के शौहर के साथ मेरे शौहर की काफ़ी दोस्ती थी। ये एक ही जगह पर काम करते थे, इसलिए उनका कहना था कि बस घर में एक ख़ानदान की तरह रह लेंगे। ना आप हमारे मुआमले में बोलेंगे, ना हम आपके मुआमले में बोलेंगे। किराया भी उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया था। हम लोगों ने कहा कि ठीक है और मैं ज़ैनब की अम्मी और अब्बू के साथ उनके घर में ऊपर वाले हिस्से पर रहने लगी। अपने शौहर की बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया कि दिल नहीं लगता मेरा, इसलिए मुझे छोटा सा मदरसा खोलने दे। जब कहीं जाकर वो मान गया और ज़ैनब की अम्मी ने भी कहा कि हाँ, आप बेशक मदरसा खोल लें, हमें कोई मसला नहीं है, ये तो अच्छी बात है। हो सकता है आपके हवाले से हमें भी थोड़ा सा सवाब मिल जाए। मेरे पास मोहल्ले की 20-25 लड़कियां आराम से आ जाती थीं। मेरे शौहर ने कहा था कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही मदरसा बनाना। मुझे तो कोई मसला नहीं था, लड़कियां हों या लड़के, मैंने तो कुरान की तालीम देनी थी, क्योंकि मेरा सारा सुकून अब इन्हीं चीज़ों में रह गया था। मेरे शौहर से मुझे कोई सुकून नहीं मिलता था। वो मुझे किसी चीज़ की तरह रखे हुए था कि जब ज़रूरत पड़ी तो पास बुला लिया, वरना कोने में पड़ी रही। कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। उसके घर के काम हो जाते थे, खाना बनाया मिल जाता था, कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते थे। उसे मुझसे और कोई मतलब नहीं था। शायद उसने शादी इसलिए की थी कि बुढ़ापे में अकेला कहाँ ख्वार होगा। बहन भाइयों ने उसे 4-4 महीने रखा था। उसके बाद हाथ जोड़ दिए कि हम तुम्हारे नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम्हारी वजह से हमारी बीवियों के साथ लड़ाई होती है, क्योंकि मेरे शौहर के वाकई बड़े नखरे थे। उसका नाम आसिफ था
उसको अपने कपड़े साफ सुथरे चाहिए होते थे। जूते, रूमाल, टोपी, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा और खाना वक्त पर मिले, गर्म गर्म होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ घर में ना पके जो उसको पसंद नहीं। आधी चीज़ें ये खाता नहीं था, आधी चीज़ों से उसको मसला होता था क्योंकि उसकी उम्र का तकाजा था। इसीलिए बस जो उसको पसंद होता घर में वही बनता था। मैं सब्र शुक्र करके खा लेती थी। अम्मी अब्बू मेरे सामने क्या बोलते, उन्होंने तो अपने घर के कर्जे उतारने के लिए मुझे कुर्बान किया था। कभी कभी फ़ोन पर बात करते, अगर मैं दिल की कोई बात करना चाहती तो कहते कि बेटा, सबके साथ ही ऐसे होता है, जिंदगी ऐसी ही होती है, शादी कोई मजाक नहीं। मैं भी खामोश हो जाती हूँ। मुझे तो उनसे शायद बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप थे तो दिल तंग हो जाता था। अल्लाह ने मुझे औलाद भी नहीं दी। शादी को साल हो गया था। सोचती थी कि एक औलाद हो जाती तो मेरी जिंदगी में कोई तो खुशी आ जाती, मेरा दिल उसकी तरफ लग जाता। लेकिन जो मेरे शौहर के हालात थे, मुझे नहीं लगता था कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। हमारे घर के सामने वाले घर में भी एक बहुत अच्छी फैमिली रहती थी। उनके घर से 2 लड़कियां मेरे पास पढ़ने के लिए आती थीं। एक दिन उनकी माँ आई। उसने कहा कि मेरी बेटियों का आपने खास ख्याल रखना है। हमने घर में उनको कभी नहीं मारा। सुना है कि जो लोग सुपारा वगैरह पढ़ाते हैं वो मारते भी हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं लड़कियों को नहीं मारती। जब मैंने उस औरत को देखा तो उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब उसके शौहर को देखा तो हैरान रह गई। एक दिन ज़ैनब की माँ के साथ सब्जी लेने गई तो उसने मुझे बताया कि जो औरत सामने रहती है ना, ये उसका शौहर है। जब मैंने उसको देखा तो मेरे तो कदमों तले से गोया ज़मीन ही निकल गई। कहाँ वो औरत और कहाँ ये लड़का। ऐसा लगता था कि ये उसका बेटा है। मैंने कहा, आपको गलतफहमी हुई है, शायद ये उसका बेटा है। तो ज़ैनब की माँ ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर 20 साल से रह रही हूँ। मेरी तो जवानी भी यहीं गुजरी है, बचपन भी, फिर शादी भी इसी मोहल्ले में हो गई। मुझे अच्छी तरह पता है ये उसका शौहर है। मैंने कहा कि ये कैसी बेजोड़ शादी है। उसने कहा कि तुम्हारी शादी भी तो बेजोड़ है। मैंने कहा कि हाँ, मेरी शादी का भी यही हाल है, लेकिन मर्द बड़ा हो तो कोई इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन औरत बड़ी हो तो ज़माना जीने नहीं देता। उसने कहा कि उनके साथ भी यही हाल है, लेकिन उन दोनों में इतनी मोहब्बत है, ये किसी बात की परवाह नहीं करते। मैंने कहा कि ये बात तो आपकी सही है, अगर शादी बेजोड़ हो लेकिन मोहब्बत हो तो फिर जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन यहाँ तो ना मोहब्बत है ना ही जोड़ है। ज़ैनब की माँ मुझे तसल्ली देती थी। वो बहुत अच्छी औरत थी। उसने अपनी बेटी की तरबियत भी अच्छी की थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़की कोई शरारत करती हो, इधर उधर भागती हो, मोहल्ले में निकल जाती हो। दुपट्टा हमेशा उसके सर पर होता था। रोज पढ़ने आती थी, रोज उसे सबक याद होता था। कभी कभी मेरे घर के काम करने की कोशिश करती थी। मैं कहती थी कि नहीं करो, कहती थी कि नहीं, आप अकेली हैं और उस्ताद तो माँ बाप की जगह होते हैं। अगर आपके घर का काम करूंगी तो मुझे तो नेकियां ही मिलेंगी। मेरी भी उसके साथ काफ़ी दोस्ती हो गई क्योंकि हम एक ही घर में रहते थे। कभी कभी आ जाती थी कोई चीज़ लेकर, मैं भी उसे कुछ पैसे दे देती कि जाकर कुछ खा लेना, या कोई अच्छी चीज़ बनाती तो उसके लिए ज़रूर भेजती थी। लेकिन एक दिन बड़ा अजीब मुआमला हुआ। उसके घर वाले शादी में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ज़ैनब को अपने पास रख लूं। मैं मान गई। मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास तो ये बहुत खुश रहती है। मैं रात को दूसरे कमरे में उसके साथ सो गई। मेरे शौहर को इस बात से मसला हुआ तो मैंने उनसे कहा कि रात की बात है। सुबह ज़ैनब को नाश्ता बना के दिया, लेकिन जब वो नाश्ता कर रही थी तो उसको उल्टी आ गई। मैंने कहा कि क्या बात है। कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। हम लोगों ने रात को पिज्जा मंगवा के खाया था, शायद इसलिए उसके पेट में दर्द था। मैंने कहा कि अपनी अम्मी को नहीं बताना, वरना फिर वो तुम्हें यहाँ नहीं भेजेंगी। उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। मैंने उसे पेट दर्द की दवा दे दी। उसकी अम्मी ने जिस शादी में जाना था रात को वहीं रहना था, क्योंकि शादी दूसरे शहर में थी। लेकिन अगली रात से पहले वो लोग वापस आ गए। मैंने उनकी बेटी उनके हवाले कर दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ज़ैनब की हरकतों में मुझे कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी। आजकल उसका चेहरा बाल-कुल पीला रहता था। वो बहुत बीमार भी रहती थी। कभी पेट दर्द हो गया, कभी उल्टी लग गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो ज्यादा ही बीमार हो गई। रात के टाइम उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं सुबह उसको पूछने के लिए गई तो उसकी माँ ने कहा कि उल्टी सीधी चीजें जो खाती रहती हैं, बड़ी हो रही है ना, इसीलिए ऐसा तो होता है। मैंने कहा कि हाँ, बलूगत आ रही है तो थोड़ी बहुत जिस्मानी तब्दीलियां भी आती हैं। आप परेशान नहीं हो, सब कुछ नॉर्मल है।
1 डेढ़ महीना इसी तरह गुजर गया। ज़ैनब के पीछे तो जैसे बीमारियां ही पड़ गई थीं, लेकिन फिर भी वो चलती फिरती रहती थी। उसकी माँ कहती थी कि बच्चा बीमार हो और उसे बीमारों की तरह एक जगह बिठा दो तो वो और बीमार हो जाता है, इसलिए अगर कोई बीमार हो तो उसको चलने फिरने दो, फिर वो ठीक हो जाता है। वो घर में लग के इधर उधर फिर के अपनी बीमारी के बारे में भूल जाती थी। मुझे कहने लगी कि जब से मैंने वो पिज्जा खाया है ना, तब से मेरी तबीयत खराब हुई है। आइंदा मैं कभी पिज्जा नहीं खाऊंगी। इस बात पर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि अभी तो उस पिज्जा को खाए हुए 2 महीने होने वाले हैं। अभी तो वो पिज्जा तुम्हारे पेट में फिर रहा होगा। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाओगी। कभी कभी होता है, बीमारी पीछे पड़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। सामने वाली औरत जिसकी 2 बेटियां मेरे पास पढ़ती थीं, जिसका शौहर बहुत जवान था, उसका नाम सबा था। उसके यहाँ फिर से उम्मीद थी और मेरे यहाँ अभी तक कोई उम्मीद नहीं थी। उसको देख देख कर मुझे रश्क आता था। उसका शौहर बहुत खूबसूरत था। वो बताती थी कि वो बहुत अच्छा इंसान है। कभी कभी घर आ जाती थी तो सलाम दुआ, कभी चाय पर बातचीत भी हो जाती थी। आजकल उसका पेट बढ़ने लगा था और वो अपने पेट को छुपाती भी नहीं थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम खुले कपड़े पहना करो, फिर कोई बड़ी सी चादर ले लिया करो। तुम्हारी तो अपनी बेटियां भी छोटी हैं और मोहल्ले में भी तुम इसी तरह फिरती हो। उसने कहा कि ये तो औरत का फख्र होता है कि उसके यहाँ औलाद होने वाली है। भला मैं उसको क्यों छुपाऊं? जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे ताना दे रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसकी मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है जो वो मुझे ताना देगी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन नज़र भी लग जाती है। कहने लगी कि तौबा तौबा, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। आजकल तो हर दूसरे घर की यही कहानी है। किसी के यहाँ औलाद नहीं होती, किसी की औलाद पैदा होकर मर जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे यहाँ तो 7 साल में ये तीसरी औलाद है और इस दफ़ा मेरे यहाँ बेटा होने वाला है। मैंने पता भी करवा लिया है। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे बेटे को सेहत जिंदगी दे। उसने मुझे अपने शौहर के बारे में बताना शुरू कर दिया कि रोज़ मेरे लिए फूल लेकर आता है। मेरी सालगिरह हो, ईद हो, त्यौहार हो, मुझे ऐसे ऐसे तोहफे देता है कि सब हैरान रह जाते हैं। कभी कभी लोग उसको कोई बात करते तो लड़ने मरने पर आ जाता है। कहता है कि मेरी बीवी के बारे में कोई बात ना की जाए। मैं बड़ी हैरान होती थी। मैंने ज़ैनब की माँ से ये सारी बातें की तो उसने कहा कि देखो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इतनी ये कोई हूर परी नहीं है। दरअसल इसका बाप बहुत ज़्यादा अमीर है। जिस घर में ये रहती है वो भी इसके बाप का है और इसके घर के सारे खर्चे भी इसका बाप उठाता है। शायद इसलिए इसका शौहर इसके इतने नाज नखरे उठाता हो। मैंने कहा कि अगर इतने नाज इसलिए भी उठाता है तो क्या वो ये नहीं सोचता कि वो कितना जवान है और ये तो अधेड़ उम्र औरत है और इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। ज़ैनब की माँ कहने लगी कि कुछ लोग नहीं सोचते, मोहब्बत तो अंधी होती है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन हमारे हिस्से में तो अंधी मोहब्बत भी ना आई। हम तो मोहब्बत को ना आँखों के साथ नजर आए ना बगैर आँखों के। वो कहने लगी कि खुद पर रहम ना खाया करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबा को सब देखते थे कि कैसे वो अपने पेट की नुमाइश करती फिरती, कभी बच्चों के कपड़े लेती, कभी कुछ करती। हम उसे मना करते कि इतना दिखावा नहीं किया करो, लेकिन वो नहीं मानती थी। वो कहती थी कि मेरा फ़ख्र है, लेकिन वो ये भूल गई कि जहाँ फ़ख्र हो वहाँ शैतान होता है, क्योंकि फ़ख्र वही अमल है जो शैतान ने किया था। लेकिन हम फिर भी उसके लिए दुआ ही करते थे। एक दिन मैंने ज़ैनब को देखा, वो बहुत ज़्यादा इमली खा रही थी। मैंने कहा कि मत खाओ, इससे तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। उसने कहा कि हमेशा खाने का दिल करता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि इस उम्र में होता है, लेकिन कम खाया करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। पहले ही तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो। इसके बाद ना जाने क्या हुआ कि ज़ैनब की माँ ने उसे मेरे पास भेजना छोड़ दिया। 3-4 दिन तक वो नहीं आई। कहने लगी कि बीमार है। इसके बाद जब भी मैं उसे बुलाती या कहती या पैगाम भिजवाती तो कहती कि इसने नहीं आना। इसी तरह करते करते 10-15 दिन गुजर गए। मैं भी अपनी रूटीन में लगी रही। एक दिन टाइम निकाल कर उसकी माँ के पास चली गई। मुझे ज़ैनब काफ़ी दिनों से नज़र भी नहीं आई थी। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? उसने कहा कि तबीयत तो बेहतर है, लेकिन इसके अब्बू ने कहा है कि अब ये बड़ी हो रही है, इसलिए इसको ज़्यादा आना जाना नहीं करवाना। मैंने कहा कि क्या आना जाना, बस यहाँ से ऊपर ही तो आना है। अभी तो इसकी कौरानी तालीम रहती है, सुपारा पूरा नहीं हुआ। उसकी माँ कहने लगी कि बाद में करवा लेंगे। कौन सा वक़्त निकला जा रहा है।
मुझे उसकी ये बात समझ नहीं आई कि अभी करवाने में क्या कबाहत थी। फिर भी मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया कि कहीं ये ना सोचे कि मैं इसकी बेटी को अपने पास बिठाकर अपने घर के काम करवाती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आपने जब भी भेजना हो आप भेज दीजिएगा। लेकिन फिर अगले ही दिन मुझे रात को 11 बजे वालों की कॉल आई। वो नीचे घर में आए थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप जाकर देखें कि नीचे गैर मर्द होंगे तो मैं तो नीचे नहीं जा सकती। उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे तंग नहीं करो, सोने दो। मेरे शौहर को भला किसी की क्या परवाह, उसको तो अपनी ही परवाह रहती थी। मैं भी खामोश हो गई। सुबह ज़ैनब की माँ से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, हमारे घर नहीं आए थे, सामने वाले घर में आए थे। शायद सबा की तबीयत खराब हो गई होगी। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि आवाज़ हमारे घर से जा रही थी। आखिर एक ही घर था, इतना फासला तो नहीं था। पता नहीं वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से अपने दिल की बात कर दी, क्योंकि और कोई था नहीं। मैंने कहा कि इस लड़की को वो मेरे पास नहीं भेज रही, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं भेजती तो ना भेजे, हम क्या करें, वैसे भी वो इसके पैसे नहीं देती थी। मैंने कहा कि पैसों की बात नहीं है, पैसे ना देने के लिए तो मैंने खुद कहा था। आखिर हम इनके घर में रहते हैं, इनकी बेटी को कुरान पढ़ाने के पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर ने कहा कि फिर बाकियों से भी ना लिया करो। मैंने कहा कि बाकियों से ना लूं तो मेरे खर्चे कैसे चलें, आप तो मुझे 1 रुपया नहीं देते हैं। बस इसी तरह मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई हो गई और वो लड़ झगड़ कर घर से चला गया। लेकिन ज़ैनब मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी, ये सवाल अभी भी मेरे दिल में था। एक दिन उसकी माँ कहीं गई हुई थी तो सोचा मैं खुद ही जाकर उससे पूछती हूँ कि क्या मुआमला है। जब मैं उसके पास गई तो वो सामने कमरे में बैठी थी। उसको देखकर मैं हैरान रह गई। वो किसी हाला औरत की तरह अपने पेट में कपड़ा डालकर बैठी थी और वो अपने पेट को सहला भी रही थी और कह रही थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में जल्दी आने वाला है। मैंने कहा, ये किस किस्म का खेल खेल रही हो, इसकी तरबियत कैसी हुई होगी अगर ये इस किस्म के खेल खेलती है। मैं फौरन उसके पास गई। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, किसको देखा है तुमने। जबकि मुझे पता था कि उसने सबा को ही देखा होगा, तभी तो वो ऐसा कर रही थी। मैंने कहा कि निकालो इसे अपनी कमीज के अंदर से, ये क्या तुमने अपनी कमीज में डालकर अपना पेट बना रखा है। लेकिन जब मैं उसके पास गई तो उसकी कमीज के अंदर कुछ नहीं था, वो उसका पेट ही था। मैं 2 कदम पीछे इस तरह हट गई कि जैसे मुझे करंट लग गया। मैंने कहा कि ये क्या है ये। उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है। मैंने कहा, किसने कहा है तुम्हें। उसने कहा कि बाबा और अम्मी ने बताया है। मैं हैरान रह गई, मेरी सांस तेज हो गई, मैं परेशान भी हो गई। मैं फौरन ऊपर की तरफ भागी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी माँ आ जाए और वो कहे कि तुम हमारी इजाज़त के बगैर हमारी बेटी से कैसी बातें कर रही हो। जबकि मैं इस बात पर हैरान थी कि ये सब कुछ इस लड़की के साथ किसने किया था और इसके माँ बाप को पता था, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे थे। शायद उस दिन टोट वाले इसलिए आए थे क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो गई थी। रात हुई तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इरादा कर लिया कि सुबह इसकी माँ से बात करूंगी और सुबह ही बात करने चली गई। पहले तो उसकी माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरी तो अपने शौहर से इतनी बुरी लड़ाई हुई है कि वो मुझे तलाक देने को फिरता है। कहता है कि तुमने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा, इसकी तरबियत नहीं की, पता नहीं इसने कहाँ मुंह काला किया है। पर सोचो, क्या ऐसे हो सकता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़ैनब ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जरूर इसके साथ कुछ हुआ है। कह रही है हाँ, इसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन इसको खुद नहीं पता कि कब और किसने किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मुआमले उस दिन के हैं जब मैं इसे शादी पर छोड़कर गई थी। इस बात को 4-5 महीने तो हो गए हैं। इसके बाद से इसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन वो तो तुम्हारे पास थी। अब मैं तुमसे जवाब ना मांगूं तो और किससे मांगूं। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या जवाब मांगोगी। मुझे तो पहला शक अपने शौहर पर ही लगता है कि उसी ने ये हरकत की है। उसी को इस उम्र में सुकून नहीं है, आती जाती औरतों को भी देखता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो तुम्हारी तलाक नहीं होगी, लेकिन मेरी हो जाएगी, क्योंकि या तो वो मुझे तलाक दे देगा और या फिर मैं उसको छोड़ दूंगी। हम दोनों औरतें बहुत जज्बाती हो गईं और अजीब व गरीब किस्म की बातें करने लगीं, लेकिन ये भूल गईं कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जुल्म सह कर भी साथ रहना पड़ता है।
शौहर की 1000 गालियां सुनकर भी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हम इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकते थे, लेकिन जो ज़ैनब के साथ हुआ वो बहुत बुरा था। इसकी हालत बहुत अजीब सी थी। गो कि उसे मालूम न था कि इसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को नॉर्मल समझ रही थी। वो सबा की तरह अपने पेट पर हाथ लगाती, कहती कि ये तो मेरा फ़ख्र है। उसे क्या पता था कि ये सब क्या है। इसलिए इसकी माँ ने इसे एक कमरे में कैद कर दिया था कि ज़ैनब तो किसी को झूठ भी नहीं बोल सकती कि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसने तो ये कहना था कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। शायद उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था, बच्चों का बहुत शौक था। इस उम्र में ऐसा होता है कि लड़कियां छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। इसकी माँ ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझसे कहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम ही जवाब दोगी। खुद तो वो बाहर के मुल्क जाने की तैयारी कर रहा है। अगले हफ्ते इसकी सीट है। उसने कुछ लोगों से उधार लिया और अब वो मुल्क से बाहर जा रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर गुजारा नहीं होता, लेकिन मैं पीछे अकेली रह जाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे अपने शौहर पर ही शक था। मैंने अपने शौहर से जाकर ये सवाल किया। जब मैंने उससे ये बात की तो वो हैरान रह गया। मुझे लगा कि अगर वो कसूरवार भी हुआ तो मुझे बातें बहुत सुनाएगा, मेरे साथ झगड़ा करेगा, मुझे कहेगा कि तूने मुझे ऐसा समझा। लेकिन वो तो रोने लगा। मैंने कहा कि क्या हो गया, रो रहे हो? मुझे इतनी तकलीफ दी, कभी मेरी तकलीफ पर नहीं रोए। अब खुद पर इल्ज़ाम लग गया तो रो रहे हो। उसने कहा कि मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि किसने इसके साथ ये हरकत की, क्योंकि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, और तुम्हारी सोच और इल्ज़ाम पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। जाहिर है तुम तो मेरे बारे में ऐसे ही सोचोगी ना, लेकिन मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। अरे ऐसे तो कोई बहुत ही बुरा आदमी कर सकता है। मैं अगर रंगीन मिजाज हूँ तो मैंने तुमसे शादी की है ना, निकाह किया है तुमसे। माना कि तुम कम उम्र हो, लेकिन निकाह तो करके लाया हूँ ना। दूसरी औरतों को देख लेता हूँ लेकिन किसी के पीछे तो नहीं जाता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे शौहर ने मुझे यकीन दिलाया। मैंने कहा कि फिर मेरी मदद करो इस शख्स को तलाश करने में जिसने ये सब कुछ किया है। ज़ैनब का बाप तो सारी जिम्मेदारियां छोड़कर मसले से हाथ झाड़कर बाहर के मुल्क चला गया है। अब हमारी जिम्मेदारी थी। हमने इसका टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा, और डॉक्टर ने ये खबर भी सुनाई कि बच्चा है तो सही लेकिन नशोनुमा नहीं पा रहा, इसीलिए ज़्यादा वक़्त तक शायद सही ना रहे और ख़ुद ही इसके जिस्म से निकल जाए। डॉक्टर ने इसे दवाई वगैरह भी दे दी क्योंकि बच्चा नशोनुमा नहीं पा रहा था। हम लोगों ने मोहल्ले के लोगों को कहा कि टेस्ट करवाएंगे, और आसपास के जितने भी घर लगते हैं सब मर्दों के टेस्ट होंगे। कुछ लोगों ने टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया, जिनमें सबा का शौहर भी शामिल था। जब उसे कहा तो उसने कहा कि मेरी तो बीवी इतनी खूबसूरत है, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्या ज़रूरत है ऐसी हरकतें करने की। और मेरा उस पर शक नहीं था। लेकिन कुछ लोग बालकुल भी टेस्ट नहीं करवा रहे थे तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने कहा कि सबके टेस्ट होंगे। सबा के शौहर का भी टेस्ट करवा लिया गया, और ये देखकर हम हैरान रह गए कि ये सब उसी का किया धरा था, क्योंकि उसने शादी तो दौलत के लिए की थी। उसे सबा की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रखा हुआ था, और नज़र उसकी ज़ैनब पर थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सबा को जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत हैरान रह गई। वो तो अपने शौहर की मोहब्बत का दम भरती थी। कहती थी कि मेरा शौहर तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, मेरा फ़ख्र है। लेकिन अब वो खामोश हो गई। जो फ़ख्र उसे अपने शौहर पर था वो टूट कर किरक किरकी हो चुका था। उसके यहाँ औलाद हुई। उसने कहा कि मैं खुद अपने शौहर पर केस करवाऊंगी, उसे मुआफ़ नहीं करूंगी। उसने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, मेरे बाप की दौलत पर पलता रहा। बस मैं ये सोचकर गुजारा करती रही कि चलो मुझसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन अगर ये उसकी मोहब्बत है तो मैं उसे कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। उसके शौहर पर केस हो गया, उसे सज़ा भी हो गई। ज़ैनब के जिस्म में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बहुत कम उम्र थी। जब तक उसका बाप वापस आया तब तक ज़ैनब पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। उसकी माँ ने एक जगह उसका निकाह भी करवा दिया। अब कुछ महीनों बाद उसकी शादी है। ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। अभी भी याद करती हूँ तो अजीब सा महसूस होता है।
अपने मोहल्ले में ही अपने ही घर में होने वाली इस हरकत के बारे में जब भी सोचती हूँ तो दिल अजीब सा हो जाता है। आप लोग बताइए कि इंसान अपनी जवान बेटियों की हिफाजत कैसे करे जब आसपास ऐसे लोग घूम रहे